FAR 1 की क्लास भी हो गई है ना ऑफ? जी बच्चे, कल के लेक्चर से कोई सवाल है किसी का तो प्लीज़ पूछें। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? कॉस्ट टाइम अभी रुक जाए, सर्विसेज में जब हम जाएंगे तो तब बात कर लेंगे। जो चीज़ बच्चे करवाई जाती है कोशिश किया करें जाके उसको किताब में थ्योरेटिकली पढ़ें भी, ताकि चीज़ का डिटेल में भी आइडिया हो सके और आपको पढ़ने की आदत लगे। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जो बच्चे उस्ताद से पढ़ते हैं, क्योंकि दो अप्रोचेस हैं, कुछ का अगर बैकग्राउंड नॉलेज है तो वो ख़ुद भी पढ़ के पास कर सकते हैं, लेकिन जिनका नॉलेज अमूमन जो कि नहीं होता तो वो टीचर से पढ़ते हैं तो उनकी आदत नहीं होती पढ़ने की। यकीन माने आगे जाके फ़ाइनल में दिस हैबिट इज़ गोइंग टू रीपे यू, क्योंकि आगे बहुत सा आपका, ये तो अभी ये कुछ भी नहीं है, तो छोटी छोटी किताबें, जब आगे जाओगे तो वहाँ पे टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है। तो काइंडली इस चीज़ की आदत डालें, थ्योरी पढ़ा करें। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम्हारी थ्योरी जब तभी पढ़ोगे जब जाके जब तुम्हारी थ्योरी टेस्ट होगी। तो कोई भी चीज़ जो करवाई जाती है तो रिक्वेस्ट है कि जाके उसको पढ़ा भी करें। इसलिए मैं साथ साथ बताता भी जाता हूँ आपको कि ये चीज़ किताब में हमारी कहाँ पे मेंशन है, ताकि उसको जाके रीडिंग किया करो। जी कल के लेक्चर में हमने, दैट वाज द फर्स्ट लेक्चर, हमने कॉस्ट यूनिट की सबसे पहले डिस्कशन की, उसके बाद कॉस्ट की क्लासिफिकेशन पे बात की हमने। सबसे पहले कॉस्ट को देखा फ्रॉम द नेचर या फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, और हमने देखा कि या प्रोडक्शन कॉस्ट होती है या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। प्रोडक्शन की फर्दर दो क्लासेस देखी, या डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी, और फिर दोनों में हमने फर्दर सब क्लासेस देखी कि या मटीरियल या लेबर या अदर एक्सपेंसेस हैं। एंड बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, और इस तरह से नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं उसकी भी हमने क्लासेस देखी, वो सिंपल हैं जैसे इनकम स्टेटमेंट में शामिल होता है। तो हमने बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन एक चीज़ कंक्लूड की थी कि जितने भी बच्चे आपके डायरेक्ट खर्चे हैं उनको प्राइम कॉस्ट का नाम दिया जाता है, और जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं उनको हम ओवरहेड्स कहते हैं। जो कि इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट हैं उनको प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहा जाता है, जितने नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हैं उनको नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहा जाता है। फिर हमने कॉस्ट की क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर उसको स्टडी किया, और हमने देखा कि प्राइमरीली दो तरह की क्लासेस होती हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बच्चे इट वेरीज फ्रॉम द इन अकॉर्डेंस विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। जब एक्टिविटी लेवल बढ़ता है या घटता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज होती है, लेकिन जहाँ तक पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक है इट स्टेज फिक्स्ड। फिर हमने फिक्स्ड कॉस्ट की बात की, इन टोटलिटी within a certain activity threshold fixed cost does not change with the change in activity level, लेकिन उस activity threshold में रहते हुए per unit fixed cost reduces as you increase the activity level। और अब हमने फिर ये भी देखा कि in the long run कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स नहीं रहती, बल्कि वो किस शक्ल में कन्वर्ट होती है, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट में। हमने कल इसको इलस्ट्रेट भी किया ग्राफिकल अंदाज में कि जब वो एक्टिविटी थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है सो वी आर बाउंड कि हम अपनी उस जो प्रोडक्शन प्रेमिसेस या प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको एक्सपैंड करें, और अकॉर्डिंगली फिर हमारी अगेन नेक्स्ट एक्टिविटी थ्रेशोल्ड तक एक कॉस्ट स्टेप अप होके तो फिक्स्ड रहती है। फिर अगेन जब हम उस एक्टिविटी थ्रेशोल्ड को बाईपास करते हैं तो फिर मुझे अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करना पड़ता है, तो अगेन मेरी फिक्स्ड कॉस्ट स्टेप अप होती है, और फिर एक ख़ास मुद्दत नहीं कहना चाहिए, एक ख़ास नंबर ऑफ़ यूनिट्स तक वो फिक्स्ड रहती है। तो कल हमने 3 क्लासेस स्टडी की एज फार एज द कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर इज कंसर्न। तो चौथा हमारा जो चौथी कैटेगरी थी वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी, वो हम डिस्कस नहीं कर सके। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वैसे तो नाम से जाहिर है इसको सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी बोला जाता है। ये एक ऐसा खर्चा है, खर्चा बिजनेस का ही है, जिसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा फिक्स्ड नोयत रखता है और दूसरा हिस्सा वेरिएबल इन नेचर, यानी कि एक हिस्सा वो है कि जो वॉल्यूम के चेंज से इफेक्ट नहीं होता, एक हिस्सा वो है जो कि वेरिएबल है, यूनिट्स या वॉल्यूम के चेंज होने से इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। मिसालें मेरा ख्याल है आप काफ़ी अपनी इवन रियल लाइफ से भी दे सकते हो। जैसे आप लोग ये जो
किसी दौर में यूटिलिटी बिल्स या जो फ़ोन के बिल्स आया करते थे PTCL के, तो उसमें एक फिक्स्ड लाइन रेंट होता था, बाकी ओवर एंड अबव जितने भी आप यूनिट्स कंज्यूम करते हो, कॉल्स करते हैं, इन अकॉर्डेंस विद दैट आपका बिल जनरेट हो जाता है। आजकल के दौर में अगर आप देखें तो उबर की एप्लीकेशन इट इज़ क्वाइट रेलेवेंट। उसमें तो 2 वेरिएबल फैक्टर्स हैं, यानी कि आपने अगर बहुत थोड़ा भी ट्रैवल करना है तो एक उनका जो फार्मूला, कभी आपको मौका मिले स्टडी करने का, तो एक अमाउंट फिक्स्ड है जो कि आपने पे करनी है, उनके फार्मूले में बिल्ट इन है, तो दैट इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट। ओवर एंड अबव इन अकॉर्डेंस विद कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हो और कितना टाइम लगता है, ये दोनों वेरिएबल इम्पैक्ट्स हैं, उसकी बेसिस पे आपका फाइनल फेयर कैलकुलेट होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा चलो बिजनेस से एक और मिसाल लेते हैं। कल हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे सेल्स टीम की। आपके जो सेल्स पर्सन्स हैं वो बंदे जो कि फॉर एग्जांपल आपके लिए डोर टू डोर सेलिंग करते हैं जाके, तो आपने उनके साथ कमीशन तय किया हुआ है। वो कमीशन कैसे तय किया हुआ है कि भाई एक उनकी फॉर एग्जांपल एक बंदे की माहाना फिक्स्ड सैलरी है, दैट इज़ फॉर एग्जांपल 30,000, सो दैट्स द फिक्स्ड पोर्शन ऑफ द सैलरी ऑफ दैट पर्सन। ठीक है ना। लेकिन ओवर एंड अबव आपने उससे ये भी एग्री किया हुआ है कि भाई तुम जितने यूनिट्स बेचोगे ना, तो हर यूनिट पे तुम्हें 300 रुपये भी मिल जाएंगे। सो उस बंदे की अगर सैलरी का जो एक्सपेंस एक ऑर्गेनाइजेशन को पड़ रहा है, तो वो कैसे पड़ेगा? 1 पोर्शन आउट ऑफ हिज सैलरी एक्सपेंस इज फिक्स्ड इन नेचर, दैट्स 30,000 पर मंथ। और फिर फॉर एग्जांपल बच्चे वो एक माह में 10 यूनिट्स बेचता है, मिसाल ले रहा हूँ, तो 10 into 300 that makes 3,000, so his total salary expense for the organization is 33,000। तो ऐसे खर्चे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ख़ास कैटेगरी के खर्चे कि जिसका एक पोर्शन फिक्स्ड है, दूसरा वेरिएबल है, उसको हम क्या कहते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसको अगर ग्राफिकली एक्सप्रेस किया जाए बिल्कुल इसी तरह जैसे हम कल एक्सप्रेस कर रहे थे, अलॉन्ग वाई एक्सिस अगर मैं रुपीज़ को प्लॉट करूं और अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैं यूनिट्स को प्लॉट करूं, तो एक वो पोर्शन है जो कि आपका फिक्स कॉस्ट को परटेन कर रहा है, और एक पोर्शन है ओवर एंड अबव दैट कि देखो ये तो फिक्स कॉस्ट आनी ही आनी है, ओवर एंड अबव इन अकॉर्डेंस विद जितने यूनिट्स बढ़ेंगे उतनी वो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इट इज द समेशन ऑफ द फिक्स कॉस्ट एंड द टोटल। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट पे इतने नंबर ऑफ यूनिट्स पे टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकालना चाहूँ, दैट इज द समेशन ऑफ द फिक्स पोर्शन, this one and this one. So adding both of these will give you what? Exactly, total semi variable cost. इसी तरह से यहाँ पे आके अगर आपने स्टडी करना है इस यूनिट्स पे, तो फिक्स्ड कॉस्ट बच्चे टोटल उतनी ही रहेगी, हाँ जो वेरिएबल पोर्शन है वो यूनिट्स के साथ वेरी होते हुए चेंज हो जाएगा। सो इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट? The formula is variable cost per unit into x plus total fixed cost। तो जहन में रखें, मैं ये जो बात कर रहा हूँ आपसे, ये टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, where it is the summation of variable cost per unit into number of units। Definitely it will give you what? Total, बिल्कुल सही, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, इन दोनों का बजट। और कॉस्ट की जितनी भी आप कॉस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन की इकट्ठी कर लो, वो इन्हीं 2 ब्रैकेट्स में फॉल करती है, इससे बाहर कोई कॉस्ट नहीं है। सो इन 2 को ऐड करोगे, यू विल गेट द टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जैसे हमारी इस मिसाल में अगर मैं बात करूं, जो कि अभी मैंने आपके सामने मिसाल दी कि उस बंदे की माहाना सैलरी कितनी है? 30,000, दैट इज द फिक्स पोर्शन, और आपने उसके साथ वेरिएबल पोर्शन कितना तय किया हुआ है? 300 रुपये पर यूनिट दैट ही सेल्स। सो इफ दैट्स 300, और मैं अगर ये अज्यूम कर लूँ, ये x किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ यूनिट्स को दैट ही सेल्स। सो इफ दैट इज 10, सो इट मीन्स दैट टोटल वेरिएबल पोर्शन इज 3000, तो 30,000 अगर इसमें आप ऐड कर दो, सो द टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो कि क्या है? द सैलरी दैट यू आर पेइंग टू योर सेल्स पर्सन, दैट इज 33,000। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आगे जाके हमें ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसी एरिया को दोबारा री रेफर करूँगा जब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसको कहते हैं हाई लो मेथड। अभी नहीं आएगा, काफ़ी आगे जाके आएगा, लेकिन चूंकि ये डिस्कशन यहाँ पे रेलेवेंट है तो हमने समझते हुए इधर ही डिस्कस कर लिया। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना, ये एक और इक्वेशन से भी मैच करती है जो कि आप पहले पढ़ चुके हो, हैं? हाँ, कह सकते हैं बिल्कुल।
प्रिसाइजली स्पीकिंग यस। मुझे चले मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ उसको, वैसे वो भी काम दे जाएगी, लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पढ़ी है ना जी, इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मुझे जरा याद करवाओ ये c क्या था। c वो जगह है जहां पे ये जो लाइन है आपके y एक्सिस को कट कर रही है, इट इज कॉल्ड एज y इंटरसेप्ट। दैट इज टेक्निकली स्पीकिंग द डिफरेंस और ए डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, सो दैट इज बेसिकली c। और ये अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करूं तो c ये जो फिक्स्ड अमाउंट है, क्या ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है? यही तो है। ये देखो इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर दो, तो हमने यही तो अभी बात की है कि ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है ना, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा फिर m क्या था, स्लोप, एग्जैक्टली, कि ये जो तुम्हारी स्ट्रेट लाइन आ रही है इसकी ढलवान कितनी है, द मोर स्टीपर इट इज द मोर द वैल्यू ऑफ m इज, ऐसा ही है ना। इसको जितना मैं इतना ऐसे इंक्लाइन कर दूंगा उतना m बढ़ जाएगा, स्लोप बढ़ जाएगा ना, मतलब ही स्लोप का क्या, ढलवान, उतनी स्लोप बढ़ जाएगी। ये m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस फॉर्मूले में, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को, x तो नंबर ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट को। ये देखो अगर मैं ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की लाइन को जितना इंक्लाइन कर दूंगा इस तरह से, तो ये स्लोप की वैल्यू बढ़ जाएगी। इन अदर वर्ड्स ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यू बढ़ रही है। खुद सोचें, एक यूनिट बढ़ाने से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूनिट्स बनाता हूँ, 1 2 फॉर एग्जांपल, ये देखो एक यूनिट बढ़ाने से तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट कहाँ चला गया, यहाँ पे चली गई। दूसरे यूनिट पे तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट कहाँ पे चली गई, इतनी हाइट पे चली गई। यही अगर फॉर एग्जांपल स्टीपर होती तो एक नया यूनिट बढ़ाने से यहाँ पे कहीं वेरिएबल कॉस्ट होती। बात समझ रहे हैं? सो द मोर स्टीपर दिस लाइन इज, द मोर द स्लोप इज, द मोर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज। सो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बेसिकली रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आगे इंशाल्लाह MFA में भी इसकी एप्लीकेशन आएगी, वहाँ पे लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है। पहले ये इस सिलेबस में होती थी, फिर निकाल दी गई, लेकिन बहरहाल हमने आगे हाई लो मेथड पढ़ना है, वहाँ पे इसका जिक्र आएगा। तो अगर आप किताब पे आ जाएं तो यही चीज़ मुख्तसर करके पेज नंबर 5 पे आपको अलॉन्ग विद द ग्राफिकल एनालिसिस मिल जाएगी ऑन पेज नंबर 5, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल ओवरऑल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम अपना अगला एरिया जो कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे बेस्ड है उस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। जी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, जिसको बेच सकते हैं किसी प्राइस के तहत, जिसके साथ कॉस्ट जोड़ी जा सकती है। प्रोडक्शन एक्टिविटी कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोडक्शन एक्टिविटी कह लो। कल मैंने वो पहली बात, डेफिनेशंस के दौर से थोड़ा सा बाहर आ जाए। अब दौर जो है थोड़ा सा आपका एडवांस हो चुका है। मैंने कल भी अर्ज़ किया था और मैंने एक छोटा सा मैसेज भी आपको कल शेयर किया था, मिल गया था सबको। और प्लीज़ फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेक श्योर कर लें सब ग्रुप में हों, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं, कोई मैसेजेस हैं मैनेजमेंट के या मेरी तरफ से या इसके अलावा कोई भी और मैसेज है और सोल्यूशन है, वहाँ पर आएंगे। तो डेफिनेशंस ये जो अभी हमने कल किए हैं, ये बिल्कुल बेसिक लेवल की हैं, ये कंसेप्चुअल डिस्कशन है, ठीक है। ये डेफिनेशंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ कॉन्सेप्चुअली इसको जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 2 आप वो वाला मैसेज अप्लाई करना शुरू कर दो जो कि मैंने कल आपसे शेयर किया है। हाँ, जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी तो आप उस लेवल पे नहीं है कि मैं आपको एग्जांपल दे सकूं, क्योंकि एग्जांपल तभी दी जा सकती है जब हमने पढ़ा हो। तो साथ साथ मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करता जाऊँगा कि ये चीज़ें हैं जो थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, ये जहन में रख लो, ये क्रैम करनी है कर लो, मैं नहीं रोकता। लेकिन वैसे ओवरऑल ये अप्रोच नहीं रखनी कि यार डेफिनेशन मैं कौन सी याद करूं, मैं वो वाली याद करूं जो स्टडी टेक्स्ट में है या आपकी किताब में, नहीं, ये वाला काम नहीं करना। मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी कि आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। उर्दू में समझ आता नो, ये कोई इशू ही नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ सेलेक्टिव चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊँगा कि दीज थिंग्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड। फॉर एग्जाम्पल यार अभी आज पढ़ेंगे ना, FIFO LIFO तो खैर ख़त्म हो गया, वेटेड एवरेज है, तो उसमें उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे बात करता है। फिर कंपैरिजन ऑफ द सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल आज हम शायद जिक्र करेंगे परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का, तो उसमें कंपैरिजन, उसके डिफरेंसेस, ये चीज़ें सो मैं साथ साथ बताता जाऊँगा कि यार ये चीज़ें हैं जो कि थ्योरेटिकली टेस्ट होने के उसके चांसेस हैं। मिटा दूँ?
डन। चले बस इतना एरिया मिटा लेते जी। तो पहले लेक्चर में किसने बल्कि कहा भी था कि थोड़ा सा हमें इन्वेंट्री का करवा दें। बाय चांस आपका जो पहला चैप्टर है जहाँ से आपकी किताब ICAP स्टडी टेक्स्ट की शुरू होती है वो इन्वेंट्री से शुरू हो रही है, मटेरियल से शुरू हो रही है, तो वो हमारी डिस्कशन हो जाएगी इसके अंदर, ठीक। वो मैंने सिर्फ ये कहा था कि डेबिट क्रेडिट्स नहीं डिस्कस हो सकते इस क्लास में, वो लिमिटेशन है, ठीक है। चलें जी। सो पहला चैप्टर है कॉस्ट बिहेवियर एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सो वी आर नाउ स्टार्टिंग द इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और ये जहन में रखना है हमने कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू कहाँ से करनी है, कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। याद है पहला लेक्चर कि कॉस्ट अकाउंटेंट का काम क्या है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करे कि भाई कॉस्ट है कौन सी जो कि प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। जिसमें हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं मटेरियल होता है, लेबर और ओवरहेड्स। अब इस पे एक एक चैप्टर है, मटेरियल और इन्वेंट्री पे पहला चैप्टर, लेबर पे सेकंड चैप्टर, ओवरहेड्स पे थर्ड चैप्टर। सो हर आइटम का अलग चैप्टर बना हुआ है। फिर ABC कॉस्टिंग भी है, वो ओवरहेड्स के साथ लिंक्ड है, लेकिन अभी उस पे ICAP के कमेंट्स नहीं आए, उसको हम पुश करेंगे एंड पे, देखेंगे ICAP के क्या कमेंट्स आते हैं। तो अब हम इंडिपेंडेंटली हर चैप्टर को स्टडी करने लगे हैं। द फर्स्ट वन इज मटेरियल एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है जी। क्योंकि हमने सेकंड स्टेप यही आइडेंटिफाई किया था कि एक दफ़ा जब आपका कॉस्ट अकाउंटेंट आइडेंटिफाई कर ले कि क्या कॉस्ट हैं एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, तो उसके बाद उसकी वो वैल्यूएशन पे आता है कि भाई वैल्यू करो ताकि उनकी एंट्रीज पोस्ट की जा सकें और कॉस्ट इन्फॉर्मेशन में तब्दील किया जा सके, यही कहा था ना। तो अब वैल्यूएशन पढ़ेंगे हम, हर चैप्टर में कॉस्टिंग सीखेंगे उसको। ले सर, मटेरियल एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अच्छा, मैं स्टार्ट करने से पहले एक दो कॉन्सेप्ट्स आपसे डिस्कस कर लूँ, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और ट्रेडिंग कंसर्न्स। प्राइमरीली जो एंटिटीज़ मैन्युफैक्चरिंग या टेंजिबल गुड्स में डील कर रही होती हैं, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती हैं या बिल्कुल और दोनों में फ़र्क मेरा ख्याल है आप लोग काफ़ी हद तक जानते हैं। मैं इसको इन्वेंट्री की ज़ुबान में आपसे डिस्कस करूंगा। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स वो हैं जो कि जिनका काम क्या है कि रॉ मटेरियल्स को परचेज़ करना और उसके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट लगा के या कन्वर्जन करके फिनिश गुड्स में तब्दील करना ताकि उसको मार्केट में बेचा जाए। इन अदर वर्ड्स उसका काम ये है रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करना किस में, फिनिश गुड्स में, ताकि इसको मार्केट में सेल आउट किया जा सके। और रॉ मटेरियल्स पे क्या लगाई जाती है, कन्वर्जन कॉस्ट। एनी वन ऑफ यू जो कि डिफाइन कर सके कि ये है क्या कन्वर्जन कॉस्ट। लेबर एंड ओवरहेड्स, ये कल हमने पढ़ी थी ना क्लासेस। और ओवरहेड्स भी कौन सी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। देखिए रॉ मटेरियल पड़ा तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, क्या ख्याल है। जो आपकी बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है लाइक पेप्सी है या कोक है, उनके पास पहले रॉ मटेरियल में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, वाटर उसको डिस्टिल करके इस्तेमाल करते हैं, फिर शुगर है उसको, फिर कंसनट्रेट्स होते हैं। ये कोक, ये तो खैर मैंने रेसिपी शेयर कर दी, लेकिन चलें जो भी है, ये कंसनट्रेट्स, ये तीन मेन एलिमेंट्स हैं, ये रॉ मटेरियल्स हैं। ये बड़ी बड़ी बोतलें बन जाती हैं नहीं, इस पर कन्वर्जन कॉस्ट लगती है। कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, इट इज़ द समेशन ऑफ लेबर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये जब अप्लाई किया जाता है, लेबर लगाई जाती है और जितना जहाँ ये मैन्युफैक्चर हो रहा है उस फैक्ट्री के जितने भी प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं ये मिला के तो फिर कन्वर्ट किया जाता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ताकि इसको मार्केट में बेचा जा सके। जबकि ऑन द अदर हैंड जो ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं वो क्या करते हैं, गुड्स को फिनिश फॉर्म में ख़रीदते हैं एज इट इज़ और उसी तरह से मार्कअप या मार्जिन रख के आगे सेल आउट कर देते हैं। तो इन दो एंटिटीज़ की इन्वेंट्रीज किस किस क्लासेस में फॉल करती हैं, मुझे खुद बताएं। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है इसकी इन्वेंट्रीज कितनी होंगी, कितनी कैटेगरीज की होंगी, तीन कैटेगरीज की, दो कैटेगरीज, तीन। कौन सी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस भी होगा और फिनिश गुड्स। ये तीन इन्वेंट्रीज इनकी होंगी, एग्री करते हैं। जैसे मैंने अभी जो मिसाल दी बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक तो भाई उनके पास इन्वेंट्रीज रॉ मटेरियल्स की होंगी, शुगर का स्टॉक होगा, कंसनट्रेट्स जिसकी बात कर रहा हूँ उसका स्टॉक होगा, वाटर स्टॉक तो नहीं कह सकते लेकिन बहरहाल चलें कह लें कि उसका भी स्टॉक। सो ये रॉ मटेरियल।
फिर जब पीरियड क्लोज होता है तो जाहिर है ये ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने माल इनपुट किया प्रोसेस करने के लिए वो सारे का सारा 100% फिनिश गुड्स में तब्दील हो गया। कुछ ऐसा होगा मटेरियल मेरे पास जो कि अभी इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन है, ये 100% कंप्लीट नहीं हुआ, 100% कन्वर्ट नहीं हुआ। सो कुछ यूनिट्स ऐसे होंगे बाय द एंड ऑफ द पीरियड जो कि मैं पीरियड क्लोज कर रहा हूँ, वो मंथ एंड भी हो सकता है, वो क्वार्टर एंड भी हो सकता है, वो ईयर एंड भी हो सकता है कि वो फुली कंप्लीट नहीं थे, दोज वर पार्टली कंप्लीटेड। तो कुछ वर्क इन प्रोसेस की कंडीशन में भी होंगे और कुछ ऐसे होंगे यस जो कि रॉ मटेरियल से कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुके हैं इनटू द फिनिश प्रोडक्ट्स। सो 3 क्लासेस ऑफ इन्वेंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के पास होती हैं। ऑन द अदर हैंड जो ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं उनके पास बस एक ही क्लास ऑफ इन्वेंट्री होती है, दैट इज द फिनिश्ड गुड्स। सो ये भी डिस्कशन आपको पेज नंबर 6 पे शुरू में इनिशियल में मिल जाएगी कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंसर्न्स और उनकी इन्वेंट्री क्लासेस क्या हैं एंड व्हाट इज द फार्मूला फॉर योर कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक हो गया? यहां तक कोई किसी को मसला? चलें, लेट्स स्टार्ट विद द इन्वेंट्री सिस्टम्स नाउ। एंट्रीज आने लगी हैं जी, और ये मेरा ख्याल है आप लोगों ने पहले पढ़ा भी हुआ है और आपके सिलेबस में यहाँ पे भी शामिल है, यानी ऑफिशियली, यानी कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नॉलेज ब्रॉड फॉरवर्ड आपको पढ़ा रहा हूँ। सो इन्वेंट्री सिस्टम्स कितने तरह के होते हैं? एनी वन ऑफ यू? 2 तरह के इन्वेंट्री सिस्टम्स हैं और उनका मकसद क्या है? बुक कीपिंग ऑफ द इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की बुक कीपिंग के लिए 2 सिस्टम्स अवेलेबल हैं। एक सिस्टम है उसको क्या बोला जाता है? बिल्कुल, एक तो है सर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, एक है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। दोनों को पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि दोनों में एक तो आपके सिलेबस में डिटेल में शामिल है और इसका आगे एंड तक आपके साथ जिक्र रहना है। एक की बस छोटी सी डिस्कशन है, उससे ज़्यादा हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे जी। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, एनी वन ऑफ यू जो कोई कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे इसमें कि ये कैसा इन्वेंट्री सिस्टम होता है, काम मकसद दोनों का क्या है? बुक कीपिंग सिस्टम्स हैं जिसके ज़रिए से इन्वेंट्री की बुक कीपिंग करनी है। अच्छा, परपेचुअल ओके, ठीक है। इन्वेंट्री कह रहे हैं अपडेट होती है आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, ठीक हो गया। तीन नंबर का सवाल है, 1 नंबर का, बस यही है। चलें, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वो है कि जिसमें हर इन्वेंट्री मूवमेंट को बच्चे रिकॉर्ड किया जाता है, हर इन्वेंट्री मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। और अब जहन में रखो, इन्वेंट्री एक तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करूं तो रॉ मटेरियल एक इन्वेंट्री है। तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री में क्या क्या इन्वेंट्री मूवमेंट्स हो सकती हैं? परचेज, फिर रॉ मटेरियल इशू होता है टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ताकि उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाया जाए, तो परचेज एक ट्रांजैक्शन, इशुएंस टू द प्रोडक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन, परचेज रिटर्न एक और ट्रांजैक्शन है। मैंने परचेज किया रॉ मटेरियल सप्लायर से, वापस कर दिया उसको। फिर इशू रिटर्न भी तो हो सकता है किसी वजह से, फॉर एग्जांपल मैंने स्टोर्स में होते हैं मटेरियल्स, ठीक है, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल्स मंगवाती है तो स्टोर्स में होते हैं। सो स्टोर्स से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाते हैं ताकि वहाँ प्रोडक्शन शुरू हो सके। तो आपने फॉर एग्जाम्पल एक्सेस इशू कर दिया तो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने वापस उस इशू को रिटर्न कर दिया, तो वापस आपके स्टॉक में आ गया, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ये मैं मेन अभी बात कर रहा हूँ। तो परपेचुअल इन्वेंट्री से इसी तरह से देखो, जो हमारा ट्रेडर है जो कि ट्रेडिंग कंसर्न में है, उसकी इन्वेंट्री है ही क्या? फिनिश गुड्स। उसकी इन्वेंट्री की मूवमेंट्स क्या होंगी? परचेज या सेल। उसका कौन सा इशुएंस थोड़ी होनी है, उसने कोई प्रोड्यूस थोड़ी करना, या वो परचेज करेगा या परचेज रिटर्न, या आगे सेल करेगा या सेल रिटर्न, ये उसकी इन्वेंट्री मूवमेंट्स हैं। सो परपेचुअल सिस्टम वो है जिसमें तमाम ट्रांजैक्शंस को जो कि इन्वेंट्री मूवमेंट्स होती हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे बच्चे आपका इन्वेंट्री लेजर्स भी अलहदा मेंटेन होते हैं और फाइनेंशियल लेजर्स भी अलहदा मेंटेन होते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? फाइनेंशियल लेजर्स बच्चे वही हैं जो कि आप FAR 1 में या इंट्रो टू अकाउंटिंग में पढ़ के आए हो कि भाई जब सेल होगी तो डेटर्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट हैं। इसी तरह से आप जब सेल्स करते हो तो साथ कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट की एंट्री भी बुक करते हैं, ऐसा ही है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सारे मामला। और
इसी तरह से फिक्स्ड एसेट परचेज हुआ तो उसकी क्या एंट्री है, यानी फाइनेंशियल लेजर अलग से है। इसके अलावा इन्वेंट्री लेजर अलग होगा। उसका मकसद क्या है कि जो इन्वेंट्री के विद इन मूवमेंट्स हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं, उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ये हमें फाइनेंशियल लेजर में कहीं नज़र नहीं आ रहा होता। वो हम यहाँ पे इंशाल्लाह कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जब इन्वेंट्री अपनी शक्ल बदलती है, जब रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस में जा रही है तो क्या एंट्री, वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स में जा रही है तो क्या एंट्री। ये हम फाइनेंशियल लेजर्स में नहीं पढ़ते, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं पढ़ते, यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। सो इन्वेंट्री लेजर्स भी मेंटेन होते हैं, फाइनेंशियल लेजर्स भी मेंटेन अलग किया जाते हैं। और फिर इस इन्वेंट्री सिस्टम का एक खासा ये है, इसका फीचर ये है कि चूंकि तुम एक रिकॉर्ड रख रहे हो इन्वेंट्री का कि जो इन हो रही है, जो आउट हो रही है और जो भी चेंजेस आ रही हैं, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एज अ बैलेंसिंग फिगर तुम्हारे पास कैलकुलेट हुआ होता है और अपडेटेड होता है। आपको इसके लिए कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। सो ये फीचर्स हैं कुछ किसके, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के। एनी आइडिया या कोई बताना चाहे इस चीज़ को इंश्योर कैसे करते हैं कि यार हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, किस चीज़ में रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी? वो तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स हैं, अभी तो मैं उस पर आया ही नहीं। स्टॉक लेजर कार्ड में मशहूर है। स्टॉक लेजर कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कि बिन कार्ड भी कह सकते हैं, लेकिन बिन कार्ड में वैल्यू नहीं होती। स्टॉक लेजर कार्ड में इसको मेंटेन किया जाता है। और स्टॉक लेजर कार्ड की शक्ल क्या होती है? अगर रॉ मटेरियल्स की बात करें तो रिसीट्स, इशुएंसेस और बैलेंस, और हर एक में 3-3 कॉलम्स फर्दर होते हैं जिसमें क्वांटिटी, रेट और रुपीस की वैल्यू मेंशन होती है। वो 3 एक बड़ा सा एक वो पेज पे पूरा का पूरा सफ़े पे वो एक सवाल फैला होता है। इसी तरह से अगर आपकी इन्वेंट्री की टाइप फिनिश गुड्स है तो फिर उसकी 3 कॉलम्स क्या है? परचेजेस, सेल्स और बैलेंस। और फिर फर्दर इनकी आगे सब कॉलम्स बनते हैं 3-3 उसी तरह से, क्वांटिटी, रेट और रुपीस। तो एक तो अंदाज इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का क्या है? स्टॉक लेजर कार्ड। अगर आप चाहें तो सिंपल टी अकाउंट भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। बस फ़र्क ये होगा कि उसमें चीज़ें इतनी डिटेल से नहीं आएंगी, वरना इनफ्लो आउटफ्लो दिखा सकते हैं, डेबिट्स क्रेडिट्स दिखा सकते हैं उसमें भी। सो ये 2 अंदाज हैं जिससे यहाँ पे बुक कीपिंग इंश्योर की जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आओ तो आपको सैंपल पे फॉर्मेट मिल भी जाएगा, यहाँ पे मैंने इंक्लूड भी किया हुआ है। अगर आप पेज नंबर 7 पे आ जाएं तो यहाँ पे एक स्टॉक लेजर कार्ड फॉर्मेट में तुम्हें नज़र आ जाएगा। और ये एक ट्रेडिंग कंपनी का स्टॉक लेजर कार्ड है जो कि फिनिश गुड्स रखती है। तो आपको वो देखो परचेजेस, सेल्स और बैलेंस, और अलॉन्ग विद दैट नीचे फर्दर डिटेल्स मेंशन होती हुई नज़र आएंगी। शुरू डेट से होता है, फिर डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर्स होते हैं। अच्छा, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, अभी हम सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों को। उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा किसके ऊपर? परपेचुअल। और इसकी डिटेलिंग करनी है हमने इसकी पूरा जो फ्लो है, स्टार्टिंग फ्रॉम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अप टिल द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट और इसकी आगे सेल, इसका पूरे का पूरा कॉस्ट फ्लो हमने स्टडी करना है। यानी परपेचुअल पे हमने फोकस करना है, आगे एंड तक पूरी कॉस्ट तक यही चलेगा आपके साथ। तो इस पर बस हल्की सी डिस्कशन कर लेते हैं। जी, परपेचुअल में क्या होता है? जी, सिर्फ परचेज अकाउंट बनता है, बिल्कुल ठीक, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। इन कॉन्ट्रडिक्शन विद द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपकी पहली बात तो ये है कि हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। इन्वेंट्री की हर मूवमेंट रिकॉर्ड नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ एक ही लेजर की कैटेगरी मेंटेन हो रही होती है, एंड दैट इज द फाइनेंशियल लेजर ओनली। कोई इन्वेंट्री लेजर आपको नजर नहीं आएगा, कोई इन्वेंट्री का अकाउंट आपको नजर यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक, सो जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं, सिर्फ परचेजेस का अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसमें पूरे साल में सिर्फ एक चीज़ की डिटेल आपके पास होती है कि तुमने सारा पीरियड में परचेजेस कितनी की हैं, या टू सम एक्सटेंट परचेज रिटर्न्स भी रिकॉर्ड होती हैं। प्राइमरीली परचेजेस इज द ओनली अकाउंट दैट यू आर मेंटेनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। जब पीरियड क्लोज होता है आप उस चीज़ के मोहताज होते हैं कि तब जाके मुझे इन्वेंट्री की क्लोजिंग वैल्यू पता चलेगी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे इन्वेंट्री की मूवमेंट्स मेंटेन ही नहीं कर रहा। मुझे क्या पता कि क्लोजिंग पे मेरा स्टॉक एज पर बुक्स कितना है। परपेचुअल पे तो मुझे मालूम है कि यार शुरू में ओपनिंग में कितना बैलेंस था, कितने परचेजेस हुए, कितने परचेजेस रिटर्न्स हुए, कितने इशू हुए, कितने इशू रिटर्न्स, तो मेरे पास क्लोजिंग एज पर बुक्स कैलकुलेट नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब मैं मेंटेन ही सिर्फ क्या कर रहा हूँ, परचेजेस, बाकी ट्रांजैक्शंस नहीं है, तो मैं कैसे इंश्योर कर सकता हूँ कि मेरे पास बुक्स में क्लोजिंग बैलेंस होगा? नहीं होता। सो मुझे क्या करना पड़ता है, मैं पीरियड एंड में एक एक्टिविटी का इंतजार करता हूँ, और वो एक्टिविटी क्या होती है? स्टॉक टेक, स्टॉक काउंट,
फिजिकल काउंट। उस फिजिकल काउंट से क्या होता है कि मैं फिजिकल काउंटिंग करके तो इंश्योर कर लेता हूं कि मेरे पास स्टॉक इन क्वांटिटी कितना है, पता चल गया। फिर कोई ना कोई इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड लगा के मैं डिटरमिन कर लेता हूं कि ये कितनी वैल्यू का स्टॉक है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, FIFO या वेटेड एवरेज, ठीक है ना। सो फिर क्या करते हैं, स्टॉक टेक के जरिए से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को डिटरमिन किया जाता है। तो यहाँ पे देखो चीज़ें कैसे निकलती हैं। ओपनिंग स्टॉक पिछले पीरियड का क्लोजिंग, परचेजेस पूरे साल या पूरा पीरियड मेंटेन्ड, क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक टेक से आया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू ये है कि जो स्टॉक टेक है उसका मकसद होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। और जहन में रखें स्टॉक टेक सिर्फ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में नहीं होता, परपेचुअल में भी होता है, लेकिन वहां पे उसका एक फायदा होता है, पता क्या, डबल चेक, क्रॉस चेक द वैल्यू दैट यू आर मेंटेनिंग एज पर बुक्स। वहां पे तो वैल्यू मेरे पास होती है, बुक्स में आ रही होती है, लेकिन फिजिकल स्टॉक काउंट और उसकी वैल्यूएशन को मैं कंपेयर कर लेता हूं द वैल्यू दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि यार कमी बेशी हो सकती है, हो सकता है कुछ ऐसा स्टॉक मेरे पास फ्लोर पे हो जो कि डैमेज्ड हो, ये चीज़ बुक में तो नहीं नजर आ रही होती, वो हमें कैसे पता चलेगा कि यार कोई चीज़ फिजिकली जाके देखा तो पता चला वो डैमेज थी, उसको कुछ चीज़ें थी कोई नहीं, रिमूव ही हो गई, पता नहीं किधर गई, अल्लाह ही बेहतर जानता है कहाँ गायब हो गई। तो बहरहाल जो शॉर्टेज ऑफ द स्टॉक है ये चीज़ तो मुझे बुक्स में नहीं पता चलेंगी, तो रिकंसिलिएशन फिर की जाती है, ये भी आपके सिलेबस में है। अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम रिकंसिलिएशन ऑफ द बैलेंस एज पर बुक्स एंड द फिजिकल बैलेंस, ये भी सिलेबस में मौजूद है, ठीक है। तो स्टॉक टेक दोनों जगह पे होता है, पीरियोडिक में डिटर्मिनेशन के लिए और परपेचुअल में फॉर द डबल चेक या क्रॉस चेक करने के लिए ऑफ द इन्वेंट्री बैलेंस एज पर योर बुक्स। सो अगर हम एप्लीकेशन देखें दोनों सिस्टम्स की तो हमें पता चलेगा कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वो ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं जहाँ पे इन्वेंट्री आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, जैसे ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, परचेजेस एंड इशुएंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी तो आपको खैर अभी प्रैक्टिकल उसमें ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना पाला नहीं पड़ा चीज़ों का, आपको अंदाज़ा होगा। जैसे ये जो तुम जाते हो कभी ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए, ये कार4 है, ये हाइपर स्टार जो पहले होता था, या मेट्रो शेट्रो है, इनकी इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट परचेजेस होती है ना एक दिन में हर आइटम की, और आइटम्स देखो कितनी कितनी होती हैं। जब तुम एक रैक में शुरू होते हो अपने घर की चीज़ें खरीदने, टिशू या पता नहीं क्या क्या कुछ, इतना ये तो अभी सिर्फ सामने होता है, इनके पीछे वेयर हाउस में जाया करे ढेर लगा हुआ है, ज़मीन से आसमान तो नहीं कहना चाहिए लेकिन छत तक चीज़ें लगी हुई हैं, और इतनी ज़्यादा स्टैकिंग हुई हुई है पैलेट्स के ऊपर। तो डे में कितनी दफ़ा परचेजेस होती हैं और कितनी फ्रीक्वेंट होती हैं। तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी इन्वेंट्री मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं वो फिर परपेचुअल पे मूव करती हैं, उनकी मजबूरी बन जाती है कि हर स्टॉक जो आ रहा है और जा रहा है उसका रिकॉर्ड रखा जाए। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी इतनी इन्वेंट्री आइटम्स ही नहीं है, वो कहेंगे कि यार हमने क्यों हर एक इतना, क्योंकि जहन में रखो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा ख्याल है परपेचुअल इन्वेंट्री रखना आसान है? हर आइटम को फ़ौरन रिकॉर्ड करना आपको अच्छी खासी एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट की ज़रूरत है, बंदे रखने पड़ेंगे, बंदों की सैलरी है। सो पीरियोडिक में क्या होता है, बस यार परचेजेस जो आ रही हैं उसको रिकॉर्ड करते जाओ, एंड पे स्टॉक टेक कर लेंगे। स्टॉक टेक के लिए बाहर से चंद एक बंदे भी आउटसोर्स किए जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है। सो जिनकी इन्वेंट्री आइटम्स बहुत थोड़ी होती है ना, वो कहते हैं आप पीरियोडिक पे चले जाएं। जैसे देखो ये जो शोरूम है, शोरूम में गाड़ियाँ खड़ी हुई है ना, वो भी तो ट्रेडर ही है ना, यही ट्रेडिंग ही कर रहा है। वो कितनी गाड़ियाँ होती हैं, मर के 10-15 बहुत भी होगी 16-17, तो यार उसमें ट्रैक करने में कौन सा मसला है। जो चीज़ें जो गाड़ियाँ आ रही हैं रिकॉर्ड कर लो, एंड पे क्लोजिंग पे देख लें कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, दैट्स तो क्यों इतनी कॉस्ट इन्वेस्ट करें। सो और भी कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे मेंशन है, किताब में आपको नज़र आ जाएंगी कि पीरियोडिक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स यूज़ करते हैं अपनी रॉ मटेरियल्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स ही अपनी फिनिश्ड गुड्स के लिए भी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स किसके लिए, अपने फिनिश गुड्स के लिए। देखो फिनिश गुड्स में क्या मूवमेंट्स होती हैं उनके लिए जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फिनिश गुड्स को, फिनिश गुड्स का अकाउंट होता है ना। मुझे बताओ फिनिश गुड्स में मूवमेंट्स क्या होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कंसर्न की बात नहीं कर रहा। ड्यूरिंग द पीरियड अगर टी अकाउंट बनाऊँ, अभी मैंने बनाना है, वैसे पूरी डिटेल में बताऊँगा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही, यानी उसको अगर हम नाम देना चाहें तो क्या कहेंगे, फिनिश गुड्स जो कि प्रोड्यूस हुई हैं ड्यूरिंग द पीरियड। एक ये मूवमेंट हो सकती है, यानी प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, यानी उसको दूसरे ज़बान में कहें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो ड्यूरिंग द पीरियड मैन्युफैक्चर हुई। या दूसरी तरफ जाए तो जो गुड्स बिकी, यही मूवमेंट्स है ना।
या अगर वापस आ गई तो सेल रिटर्न, तो उसकी कॉस्ट को वापस आप ऐड इन करते हो, ठीक है ना। तो ये मूवमेंट्स हैं किसके, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स की, फिनिश गुड्स की। तो इसमें भी तो मूवमेंट्स हो सकती हैं। यहाँ पे अगर स्टॉक लेजर कार्ड बनेगा तो उसमें कौन सी दो आइटम्स होंगी, प्रोडक्शन या सेल्स और बैलेंस, दैट्स इट। लेकिन ये बहुत कम नजर आएगा, एकेडमिकली कभी टेस्ट नहीं होता। एकेडमिकली दो चीज़ें टेस्ट हो रही होती हैं, या आपकी रॉ मटेरियल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स या ट्रेडिंग कंसर्न्स के फिनिश गुड्स, यानी परचेज सेल बैलेंस या रिसीट इशू बैलेंस, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन बहरहाल एप्लीकेशन में ये चीज़ यहाँ मेंशन्ड है। तो इसी तरह जब आप यहाँ पे देखोगे फॉर्मेट भी है, फिर एक बॉक्स है आगे, उसमें मेंशन किया गया है कि स्टॉक टेक दोनों सिस्टम्स में होता है, दोनों में मकसद क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। यहाँ तक कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछें। अभी हमने सिर्फ इन्वेंट्री सिस्टम्स की बात की है, अब हम क्या करने लगे हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को डिटेल में ड्रिल डाउन करने लगे हैं और देखने लगे हैं कि ये पूरा प्रोसेस शुरू से लेके एंड तक कैसे चलता है। और फिर उसी के दौरान हम इसकी स्कीम ऑफ एंट्रीज भी स्टडी कर लेंगे। जी, लेट्स नाउ स्टार्ट स्टडिंग द डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अभी हमने क्या बात की कि इन्वेंट्री की हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, यही कहा ना, और उसी वक्त रिकॉर्ड किया जाता है ताकि अप टू डेट इन्वेंट्री के बैलेंस रहें। आए शुरू करते हैं रॉ मटेरियल से। और हमने शुरू में बात की थी कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स क्या करती हैं, रॉ मटेरियल ख़रीदती हैं, उसको कन्वर्ट करती हैं सेकंड सोर्स में, वो क्या है, वर्क इन प्रोसेस। यानी इसको टेक्निकली क्या कहा जाएगा कि रॉ मटेरियल को कन्वर्जन के लिए एक प्रोसेसिंग सिस्टम में डाला गया ताकि इससे निकल के किस में जाए, फिनिश गुड्स में। तो ये जो वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट होता है ना, ये टेक्निकली स्पीकिंग प्रोसेसिंग स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग सारी चल रही है, पता किस अकाउंट में चलती है, वर्क इन प्रोसेस, नाम भी बता रहा है। ये एक स्टैंड अलोन मटेरियल पड़े हुए हैं, ये स्टैंड अलोन फिनिश गुड्स पड़े। फिर जब फिनिश गुड्स बिक जाते हैं तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। सो यहाँ तक शुरू से एंड तक इस तरह स्कीम को स्टडी करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं मेन एंट्रीज यहाँ पे तुम्हें बताऊंगा जो मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, मेन। फिर मैं इसको बाकी एंट्रीज को भी पॉपुलेट करता जाऊंगा साथ साथ। अच्छा, सबसे पहले देखो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, ये आपने अब मेरे साथ चलना है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट से किसको फेमिलियरिटी है, फेमिलियरिटी डेबिट्स क्रेडिट्स का अंदाजा सबको ही है ना। चलो, अच्छा, सबसे पहला रॉ मटेरियल्स की परचेज, क्या एंट्री पास करोगे? बिल्कुल, रॉ मटेरियल्स डेबिट एंड कैश या क्रेडिटर्स क्रेडिट। सो आई एम प्लेसिंग द एंट्री हियर। मैं क्रेडिटर्स का अकाउंट नहीं बना रहा, वो आपको पता है कि उसने क्रेडिट होना है। फाइनेंशियल लेजर्स नहीं बना रहा, मैंने मेन इन्वेंट्री, ये सब इन्वेंट्री लेजर्स हैं। ये तुम्हें नजर आता था फाइनेंशियल लेजर में? नहीं। वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स भी नहीं, सीधा हम उस पर जाया करते थे। ये डिटेल्स इन्वेंट्री लेजर्स में होती हैं। सो फर्स्ट एंट्री इज द परचेज, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ परचेज, ठीक है जी, ये पहली एंट्री पास हो गई। ओके, अच्छा, अभी अब सिंपल चल रहा है, मेन इन्वेंट्री मूवमेंट्स। परचेज हो गई, उसके बाद मटेरियल इशू हुआ, किसको? वर्क इन प्रोसेस को। यानी इन अदर वर्ड्स, आई ट्रांसफर्ड द रॉ मटेरियल और आई इशूड द रॉ मटेरियल फ्रॉम द रॉ मटेरियल अकाउंट, और इसको मैंने लोड करवाया या इशू करवाया किस में? प्रोडक्शन फ्लोर में, कि जाके इसकी कन्वर्जन शुरू हो किस में?
फिनिश प्रोडक्ट्स में। सो मैंने इसको वर्क इन प्रोसेस में लोड करवाया ताकि प्रोसेसिंग हो सके। सो व्हाट एंट्री आई पास्ड, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, ताकि इससे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ शक्ल बदली है इन्वेंट्री की, रॉ मटेरियल से निकला वर्क इन प्रोसेस में। सो वर्क इन प्रोसेस डेबिट, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट कह लो या वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कह लो, इसके साथ नीचे लिख देते हैं कि ये इशू को रिप्रेजेंट करता है, और ये वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो गया। सो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट, इसको साथ लिंक कर देते हैं कि कौन सी एंट्री है जो दो अकाउंट्स को आपस में लिंक कर रही है, ठीक है। अच्छा, ये रॉ मटेरियल मैंने इशू कर दिया वर्क इन प्रोसेस में, क्या ये पड़ा कन्वर्ट होके तो यहाँ फिनिश गुड्स निकल आएंगे? नहीं, यहाँ पे लोड करना पड़ेगा फर्दर, क्या अभी बात करके आए हैं, कन्वर्जन कॉस्ट लगानी पड़ेगी इनके ऊपर, और वो क्या है कन्वर्जन कॉस्ट? डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये जो लेबर और ओवरहेड्स है ना, ये भी किसी अकाउंट से निकल के आ रही हैं, अभी मैं उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह लेबर कॉस्टिंग के शायद चैप्टर में। तो वो एक लेबर भी यहाँ लोड होगी और ओवरहेड्स भी, मैं OH लिख रहा हूँ ओवरहेड्स के लिए, तो वो भी दो अलग अकाउंट से आएंगे, लेबर और ओवरहेड्स के अकाउंट से। तो डेबिट इफेक्ट अभी क्रेडिट इफेक्ट अभी छोड़ दें। सो यहाँ पे लोड हुए, इसका मकसद क्या था? कभी ड्यूरिंग द पीरियड जितनी भी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एंटर हुई है उसके ऊपर ये लगाया जाए कन्वर्जन कॉस्ट, ताकि दूसरी तरफ से क्या प्रोड्यूस हो सके? फिनिश गुड्स। सो द नेक्स्ट एंट्री विल बी कि फिनिश गुड्स डेबिट होंगी एंड व्हाट विल बी क्रेडिटेड? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिटेड। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? द गुड्स दैट हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड। और जो उसकी कॉस्ट होगी उसको क्या कहा जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सो द नेक्स्ट एंट्री मैं कहता हूं फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। तो यहां से चलें, इसको लिंक कर देते हैं जो कि इन दो अकाउंट्स को लिंक कर रहा है। सो इसको क्या कह सकते हैं? गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, गुड्स कंप्लीटेड, जैसे आपको बेहतर लगे। और इसकी कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कह दिया जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि जहन में रहे। अच्छा, अब हम फिनिश गुड्स में एंटर हो चुके हैं, गुड्स फुली मैन्युफैक्चर हो गई। अच्छा, दूसरी साइड पे क्या होगा? अब जो यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड बिकेंगे वो यहाँ से निकलेंगे और कहाँ पे चार्ज हो जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बतौर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या एंट्री पास करेंगे? यहाँ पे वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की अकाउंट से ही आएगा, लेकिन मैं लिख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहा हूँ क्योंकि बैलेंस शीट में यही वर्ड यूज होता है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में बता देता हूँ बहरहाल कि फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट से ही एंट्री आई है, और क्रेडिट क्या होगा? फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज हो रही है। लिख दें ब्रैकेट में कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। सो ये एक आइटम ऐसी है जो फिनिश गुड्स को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लिंक अप करती है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या एंट्री पास करोगे? सारा साल जो तुम सेल्स करते रहे हो तो वो किस अकाउंट में बुक हो रही थी? सेल्स अकाउंट में। डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट, डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट। जब पूरा पीरियड क्लोज होगा तो तुम उस सेल्स अकाउंट को क्लोज करोगे, क्या एंट्री पास करोगे? सेल्स अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट। सेल्स उठ के कहाँ पे आ जाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ सेल्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। बैलेंसिंग या तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो तुम्हारा वहाँ पे ग्रॉस लॉस के तौर पे रिप्रेजेंटेशन हो रही होगी। ये मैंने अभी सिर्फ तुम्हें मेन एंट्रीज बता के मूवमेंट्स बताई है कि कैसे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में रॉ मटेरियल से एंड तक प्रॉफिट लॉस तक पूरे का पूरा सीक्वेंस चलता है। अभी ये सारे अकाउंट्स पूरे नहीं हुए क्योंकि इन्वेंट्री मूवमेंट्स तो अभी हमने और नहीं पढ़ी तो है ना। अभी तो ये मटेरियल अकाउंट अभी तो ओपनिंग क्लोजिंग भी है, बात समझ रहे हैं। तो अभी मैंने मेन बताई है। आए जरा अब हर आइटम हर अकाउंट को पॉपुलेट करना शुरू करते हैं। चलो, यहाँ पे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री और क्या क्या इसमें हो सकती है अभी हमने पढ़ा है। परचेज रिटर्न हो सकती है ना। परचेज रिटर्न की क्या एंट्री करोगे? क्या क्रेडिट क्या करोगे? सेल्स रिटर्न। ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम नहीं है, ये पीरियोडिक नहीं है, परपेचुअल है। ये पीरियोडिक होता है जिसमें आप लोग ये काम करते हैं परचेजेस और परचेज रिटर्न्स वाला। यहाँ पे इन्वेंट्री ही है, इन्वेंट्री से ही सारी मूवमेंट्स होनी है। यही जब परचेज किया तो इसी इन्वेंट्री को डेबिट किया था और क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया था। जब आप रिटर्न करोगे तो इसी इन्वेंट्री को क्रेडिट करोगे और क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे। सो एंट्री विल बी क्रेडिटर्स डेबिट एंड रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट एंड क्रेडिटर्स डेबिट। तो क्रेडिटर्स का अगेन मैंने अकाउंट नहीं बनाया। सो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परचेज रिटर्न, क्योंकि इन्वेंट्री अकाउंट ही है जो कि इन्वेंट्री के तमाम बैलेंसेस को अपडेटेड रख रही है। तमाम मूवमेंट्स इसी में रिकॉर्ड होनी है, कोई परचेजेस नहीं है।
ठीक है। सो इसी को सारे का सारा हैंडल किया जाएगा। इसी तरह से इशू रिटर्न की हमने अभी बात की थी कि भाई इशुएंस की क्या एंट्री है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट होता है और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, इसमें से निकलती है इन्वेंट्री यहाँ जाती है। जब वर्क इन प्रोसेस से वापस आएगी तो क्या होगा, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा, वो वाला एसेट रिड्यूस हो जाएगा और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, वापस इन्वेंट्री रॉ मटेरियल में, प्रोडक्शन फ्लोर से वापस स्टोर्स में रॉ मटेरियल आ जाएगा। तो क्या एंट्री पास करोगे, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट एंड रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट लिख देते हैं। ये है इशू रिटर्न, ठीक, यहां पे प्लेस कर देंगे, ये वापस एसेट के तौर पे बुक हो गया रॉ मटेरियल अकाउंट में, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ठीक है जी, इशू रिटर्न। अच्छा, उसके अलावा और भी एक आइटम हम क्लासिफाई कर सकते हैं, अभी ओपनिंग क्लोजिंग बिन में आया। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि तुम जब इन्वेंट्री खरीदते हो तो कुछ कैरेज इनवर्ड्स आता है ना, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे आते हैं, तो वो कहाँ जाता है, IS 2 के अंडर एक्सपेंस आउट हो जाता है, इन्वेंट्री का पार्ट बढ़ता है। ऑल द एक्सपेंसेस दैट यू बियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू यूजेबल कंडीशन, वो कहाँ जाता है, कॉस्ट का पार्ट बनता है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। और कॉस्ट सारी की सारी इन्वेंट्री की कहाँ बुक हो रही है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट। तो वो भी एंट्री के पास होगी, जिसको भी तुमने वो कैरेज इनवर्ड्स या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे किया, कैश या क्रेडिटर्स क्रेडिट और इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, कॉस्ट यहीं बुक होगी ना। सो उसको भी एक अमाउंट एंटर कर लेते हैं, क्रेडिटर्स भी कह सकते हो, कैश भी कह सकते हो, और इसको मैं कह रहा हूँ क्या, फॉर एग्जांपल कैरेज इनवर्ड्स, फ्रेट भी कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। सो ये एक पॉसिबल ट्रांजैक्शंस मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी हैं। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा और मज़ीद बात करते हैं। जब मेरा ये पीरियड शुरू हुआ था, कुछ रॉ मटेरियल्स पिछले पीरियड में इस्तेमाल नहीं हुए थे और वो मेरे पास क्लोजिंग में रिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो अब इस पीरियड में वो कहाँ रिप्रेजेंट होंगे, ओपनिंग में। उसको क्या नाम दूंगा, ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस का। सो पिछले पीरियड के रॉ मटेरियल्स, दे वर नॉट यूज्ड, दे वर नॉट इशूड, दे वर नॉट कंज्यूम्ड, दोज वर क्लोजिंग, और अब वो ओपनिंग में है। इसी तरह इस पीरियड में भी तो कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स होंगे जो कि मैंने इशू नहीं किया और बच गए हैं, वो कहाँ रिप्रेजेंट होंगे, क्लोजिंग डाउन। सो दैट क्लोजेज आउट योर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट। सो यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। ये तो बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो रहा है, देयर इज नो एंट्री फॉर ओपनिंग और क्लोजिंग। हाँ, बाकी जितनी मूवमेंट्स हैं सबकी एंट्रीज हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं। अच्छा, और ज़रा आगे बढ़ते हैं। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री अकाउंट, बाकी मेरा ख्याल है सारी ट्रांजैक्शन मोटी मोटी आ गई हैं। ये इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में ये अकाउंट डिस्कस होगा प्रोसेस कॉस्टिंग, बहुत डिटेल में, लाख समझ आएगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री अकाउंट में भी जैसे तुम्हारा रॉ मटेरियल में ओपनिंग और क्लोजिंग है, यहाँ पे भी तो ऐसे होगा ना कि जब तुमने प्रोसेसिंग इस पीरियड में शुरू की तो कुछ ऐसे यूनिट्स होंगे जो कि पिछले पीरियड में भी फुली कंप्लीट नहीं हो सके, बल्कि क्या थे, दे वर पार्टली कंप्लीटेड, तो वो इस दफ़ा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। ऐसे ही ब्रॉड फॉरवर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे होंगे, दीज आर पार्टली फिनिश्ड यूनिट्स ऑफ द प्रीवियस पीरियड, जो कि क्लोजिंग में थे, इस दफ़ा ओपनिंग। अब इसी तरह से सारे जो तुमने ये, इन अदर वर्ड्स, ड्यूरिंग द पीरियड जो तुम्हारी कन्वर्जन कॉस्ट लगी है वो कुछ ओपनिंग यूनिट्स में लगी, कुछ ड्यूरिंग द पीरियड जो आपने मटेरियल आइटम्स इंसर्ट किए उस पर लगी, उसके नतीजे में कुछ यूनिट्स फुली कंप्लीट हो गए, निकल गए, और कुछ ऐसे हैं जो कि अभी भी कंप्लीट नहीं हो सके, तो वो क्लोजिंग में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। कुछ मटेरियल जो वापस करना था आपने वापस कर दिया, तो कुछ ऐसा आपका सेट ऑफ यूनिट्स भी थे इस पीरियड में जो कि फुली कंप्लीट नहीं हो सके, तो वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक। लाइकवाइज फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट, कुछ आपने ड्यूरिंग द पीरियड मैन्युफैक्चर कर लिए, कंप्लीट कर लिए, पिछले पीरियड में भी तो कुछ फिनिश गुड्स होंगे जो कि नहीं बिक सके थे, तो वो पिछले पीरियड में कहाँ आ रहे थे, क्लोजिंग में, इस दफ़ा वो ओपनिंग फिनिश गुड्स में आ जाएंगे। तो इस दफ़ा जो तुमने गुड्स या यूनिट्स बेचे हैं वो कुछ में भी ओपनिंग में से बेचे हों, कुछ ड्यूरिंग द पीरियड जो प्रोड्यूस हुए हैं उसमें से बेचे हैं, और इस पीरियड के एंड पे भी कुछ ऐसे फिनिश गुड्स होंगे जो कि आप नहीं बेच सके, वो कहाँ चले गए हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स में। सो दैट क्लोजेज आउट योर फिनिश गुड्स अकाउंट एज वेल। अच्छा, इसमें एक और भी एडजस्टमेंट हो सकती है, और वो क्या हो सकती है कि जब कस्टमर, आपका कस्टमर वही सेल रिटर्न कर दे, तो फिर उस सूरत में एंट्री रिवर्स हो जाएगी, आप फिनिश गुड्स यानी कि वापस वो आइटम फिनिश गुड्स में आ जाएगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप क्रेडिट कर दोगे, वो यहाँ से एंट्री पड़ती है।
यानी फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये क्या है? जब सेल रिटर्न बुक हो गई, जब कस्टमर ने वापस मुझे कर दी, एक तो वहां पे फाइनेंशियल लेजर में एंट्री पड़ेगी, क्या डेटर्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट करते हो ना जब तुम सेल करते हो, रिवर्स क्या होगा? सेल्स रिटर्न और डेटर्स वापस, ठीक है ना। सो साथ ही साथ में आपने कॉस्ट में भी बुकिंग करनी है। क्या बुकिंग करनी है भाई? जब तुमने गुड्स बेची थी तो एंट्री क्या पास की थी? ये देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। तो जब वापस कस्टमर ने आपको इन्वेंट्री वापस कर दी तो फिर वो वापस फिनिश गुड्स आपके पास नहीं आ गए, एसेट वापस आ गया। सो फिनिश गुड्स डेबिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट, ये एंट्री उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो मैं इसको ब्लू कर देता हूं, ये वाली एंट्री सेल रिटर्न को रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये भी हो सकती है। ये टोटल स्कीम ऑफ एंट्रीज हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अप टिल द फाइनल प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ योर इन्वेंट्री। इसी को मैं एक और शक्ल भी दे सकता हूं, पता कौन सी? स्टेटमेंट फॉर्म। हर आइटम मिला के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनेगी। याद है कुछ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS की स्टेटमेंट क्या थी? ये देखें, ये जो तुम्हारा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट है, इसका एक अकाउंट अगर स्टेटमेंट फॉर्म में बनाया जाए तो क्या ऐसे नहीं बन सकता? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेजेस, यानी कि मैं कह रहा हूं मैंने परचेजेस के अंदर सारी चीजें एडजस्ट कर दी हैं, परचेज रिटर्न इशू सब एडजस्टेड हैं, लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो ये क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड या इशूड। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये इशुएंस वाली, ये मैंने इसमें क्या कैलकुलेट किया एज अ बैलेंसिंग फिगर। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या इशुएंस की स्टेटमेंट है। ओपनिंग पकड़ा, सारी एडजस्टमेंट्स की और क्लोजिंग को एडजस्ट कर दिया, तो बाकी वैल्यू क्या है? रॉ मटेरियल जो कि इशू या कंज्यूम हुआ। तो इसको रॉ मटेरियल कंज्यूम की स्टेटमेंट भी बोला जाता है। इसी टी अकाउंट को ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसी से मैं आगे बढ़ता हूं। जो मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया ड्यूरिंग द पीरियड, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम कहां गया? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में। कंज्यूम्ड कह लें या इशू कह लें। मैंने फिर इसके ऊपर क्या चीज लोड की? लेबर और ओवरहेड्स, डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और इसको मैंने एक नाम दिया, ये देखें यहां पे यही चीजें तो है, रॉ मटेरियल इशू, इस पे लेबर और ओवरहेड्स, और इसको मैं एक नाम दे रहा हूं टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एग्रीड? और फिर इसमें सिर्फ दो चीजों की अगर एडजस्टमेंट कर दी जाए तो बाकी क्या बचता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अगर एडजस्ट कर दिया जाए। ये स्पेशल एंट्रीज हैं तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं आसानी के लिए। तो बैलेंसिंग क्या बचता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। सो इट मेक्स योर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंटर हुई किसके अंदर? फिनिश गुड्स अकाउंट के अंदर। यानी नाउ आई एम स्टार्टिंग द सेम फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो कि यहां पे रिप्रेजेंट हो रही हैं। मैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को अगर एडजस्ट कर दूं, यानी ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को, तो आई विल बी रीचिंग टुवर्ड्स व्हाट? एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यही आपकी बैलेंसिंग फिगर है जो कि इनकम स्टेटमेंट में जाती है। और यही इनकम स्टेटमेंट को तुम स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू योर ग्रॉस प्रॉफिट, वो भी स्टेटमेंट में। तो अगर मैं इन तीनों स्टेटमेंट्स को मिला दूं तो वो क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यही तो एक लंबी सी स्टेटमेंट होती थी जो रॉ मटेरियल कंज्यूम से शुरू होती थी, फिर मैं ये चीज़ें ऐड करता था, फिर इन्वेंट्री चेंजेस को एडजस्ट करता था, तो मैं किस पे पहुंच जाता था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। और इस पूरे प्रोसेस की जो स्कीम ऑफ एंट्रीज हैं मैं सब आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। डेबिट्स क्रेडिट्स क्या हैं यहाँ पे भी मेंशन कर दी हैं, किताब में भी मेंशन है। तो मैं आए ज़रा आपको किताब पे लेके चलूँ ताकि वहाँ पे इसको हम देख सकें कि ये किताब में कहाँ मौजूद है। सॉरी, ये सब बना हुआ है, किताब में बना हुआ है। इंट्रो पढ़ी हुई है। मैंने इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि ये मेक श्योर कर लें कि डेबिट्स क्रेडिट्स का आपको अंदाज़ा हो, वो यहाँ पे आपको मसला है।
किस में से देखो डेबिट्स क्रेडिट्स का बच्चे अगर अंदाज़ा ही नहीं है ना तो वो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा डिस्कस करना उसको। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्लीज़ मेक श्योर कर लें, ये मैं पहले दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब डेबिट्स क्रेडिट्स ही नहीं पता तो वो कैसे उसको हैंडल किया है? क्या डेबिट्स क्रेडिट्स आते हैं? डेबिट्स क्रेडिट्स आते हैं? कुछ कुछ आता है। आपने इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ी है? इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ी है? कितनी पढ़ी है? अपनी मर्जी से पढ़ी है या आपने प्रॉपर पढ़ी है? परसों पढ़ी थी। तो फिर काका 3-4 दिन और परसों ना ला ला फिर जाके तेन समझ आ जाएगी। डेबिट्स क्रेडिट्स का जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ये नहीं समझ आ सकती। मैं 2 क्लासेस से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके बगैर इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ बिल्कुल, जो लेफ्ट साइड जो है दैट्स डेबिट एंड द राइट साइड इज क्रेडिट। ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाए, किताब पे आ जाए, किताब पे आए हैं। ओ भाई किताब पे तो आओ, किताब पे तो आ जाओ, आओ जरा क्वेश्चन पेज नंबर 7 पे आओ। कम टू पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे आओ, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। हसन पढ़ो जरा ऊंची आवाज। Perpetual inventory system. Each inventory movement is recorded with result, which result. नहीं पेज नंबर 7 पे आओ। परपेचुअल इन्वेंट्री, ये जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट है दैट इज यूज्ड टू मेंटेन। Raw material inventory account is used to maintain all inventory purchases, inventory returns, issuance to work in process for manufacturing, issue returns, all costs to bring the inventory in usable condition. ये देखिए यहाँ पे जितनी आपको इन्वेंट्री मूवमेंट्स नज़र आ रही हैं उसका जिक्र यहाँ पे है कि जितनी भी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मूवमेंट्स हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पे प्लेस की जाती हैं। आगे अब ये देखो, रॉ मटेरियल से आगे वर्क इन प्रोसेस में जाना, वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स में जाना, उसकी मेन बातें यहाँ पे मेंशन है। क्या कहता है? फ्रॉम raw material account to raw material issued is debited to work in process inventory account. ये जो पहला वाला आपकी ये वाली जो एंट्री है जिसमें आप वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर रहे हो और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो, दिस इज एन एंट्री दैट जॉइंस योर रॉ मटेरियल अकाउंट एंड योर वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। ये बता रही है कि आपकी ट्रांसफर हो रही है इन्वेंट्री कहाँ से? रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में। आगे From work in process inventory account to finished goods units are debited to finished goods inventory account. ये देखें, ये वाली जो एंट्री है जिसमें आप डेबिट कर रहे हो फिनिश गुड्स अकाउंट को और क्रेडिट कर रहे हो वर्क इन प्रोसेस, वो आइटम्स जो कि फुली कंप्लीट हो चुकी हैं, दिस एंट्री रिप्रेजेंट्स दैट ट्रांसफर और दैट ट्रांजैक्शन। और फिर थर्ड वाला, From finished goods inventory account to finished goods units sold are charged to cost of the goods sold. ये वाली एंट्री जिसके जरिए से वो वाले फिनिश गुड्स जो कि आप बेच लेते हो उसको आप कहाँ से, किस एंट्री से रिप्रेजेंट करते हैं? जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करते हो या प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं और आप फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट करते हो, तो ये वो वाली एंट्री है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है द सेल ऑफ योर इन्वेंट्री जो कि फुली कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, अब ये देखो, यही चीज़ जो कि मैंने अभी बोर्ड पे ड्रॉ की है, ये तुम अगले सफ़े पे अगर आओगे तो तुम्हें ये पूरी की पूरी चीज़ इसी तरह से यहाँ पे बनी हुई मिल रही है पूरे टी अकाउंट्स की सूरत में। ठीक है, अब आप मेरा ख्याल ख्वाब गफलत से जाग जाएं और ये इस किताब को देख। समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है। जब सीधी सामने की बात है कि पता है कि रॉ मटेरियल है, उसमें उसकी वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, कोई चीज़ बन जाएगी उसकी, तो इस सारे काम का बच्चे आप मेरा ख्याल है ख्वाब गफलत से जागे नहीं हैं, आप मेरा ख्याल है जहनी तौर पे लिबर्टी में खड़े हुए हैं और आप कुछ कर रहे हैं वहाँ। ये आप अगले सफ़े पे देखें, स्कीम ऑफ एंट्रीज हम स्टडी करने लगे। दिस इज द स्कीम ऑफ एंट्रीज। हाँ जी, हैं अगले पेज पे स्कीम ऑफ एंट्रीज हैं। आप ना घर से किसी कोई पक्का लगा के मेरा ख्याल है यहाँ पे आए हैं तो ना आप कहीं खड़े हुए हैं और मेंटली अगले पेज पे आपको नजर आ रही है स्कीम ऑफ एंट्रीज। ये देखें, स्कीम ऑफ एंट्रीज हैं। ये अभी तक जितनी भी हमने एंट्रीज पढ़ी हैं लेजर अकाउंट्स में, द सेम इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द जर्नल एंट्रीज। बात समझ रहे हैं? ये देखो, सारी की सारी जर्नल एंट्रीज जो कि हमने अभी यहाँ पे स्टडी की हैं थ्रू द टी अकाउंट्स, द सेम कैन बी सीन ऑन द फर्स्ट पेज इन टर्म्स ऑफ द लेजर अकाउंट्स। सारी के सारा आपको फ्लो यहाँ पे नजर आ रहा है। और साथ ही वो जो नीचे मैंने साथ आपके बनाया है
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के स्टेटमेंट्स चंक्स में, ये अलहदा से आपको नज़र आ रही हैं इसी पेज के ऊपर, इसको आप स्टडी कर सकते हो। और साइड पे फुल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट आपको नज़र आती है। अब इमीडिएट राइट वाले पेज पे देखें, जो हमने एंट्रीज अभी स्टडी की हैं किसके अंदर, लेजर अकाउंट्स में, ये आपको स्टेप बाय स्टेप जर्नल एंट्रीज में नज़र आ रही है। ये देखो, सबसे पहले स्कीम ऑफ एंट्रीज अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, नो एंट्री इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ओपनिंग और क्लोजिंग। क्यों? क्योंकि ये तो वैसे ही बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो रहा है, पहली चीज़। उसके बाद परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड, क्या एंट्री है, अभी हमने स्टडी किया वहाँ पे इन्वेंट्री डेबिट एंड बैंक क्रेडिट, या आप पेएबल या क्रेडिटर को भी क्रेडिट कर सकते हो। फिर उसके बाद फ्रेट पेड, फ्रेट यानी जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, तो क्या एंट्री पास की थी, ये देखें, कैरेज इनवर्ट्स के लिए क्रेडिटर्स या कैश क्रेडिट, और आपका इन्वेंट्री रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, तो ये थर्ड एंट्री उसको परटेन करती है, फ्रेट पेड। उसके बाद रिटर्न ऑफ इन्वेंट्री टू द सप्लायर, ये देखें ये वाली इन्वेंट्री परचेज रिटर्न, क्या एंट्री है इसकी यहाँ पे लिखी हुई, बैंक या पेएबल वापस डेबिट, और क्या क्रेडिट हो रहा है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट। इन्वेंट्री से मुराद यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट। अच्छा, उसके बाद ये देखें, जो आप गुड्स बेच रहे हो ये वाली, उसकी बात क्या है, क्या कहता है, डेटर्स टू सेल, और उसके अलावा जब आप गुड्स बेचते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट किया जाता है, ये देखें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और क्या क्रेडिट करते हो, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट। तो ये जो पांचवी एंट्री नजर आ रही है ये सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो मैंने आपको बताया था परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है, इन्वेंट्री लेजर अलहदा और दूसरा फाइनेंशियल लेजर अलहदा। देखो इस सेल की एंट्री से दो लेजर हिट हो रहे हैं, एक फाइनेंशियल लेजर कैसे, डेटर्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट, दूसरी तरफ एक इन्वेंट्री लेजर हिट हो रहा है, ये देखो फिनिश गुड से निकल रही है इन्वेंट्री, और इसकी कॉस्ट कहाँ चार्ज हो रही है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो जो चीज़ बेची है कितने की बेची, इतने की, उसकी कॉस्ट ये बैलेंसिंग क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। सो इस एंट्री से हमें वो जो हमने शुरू में बात की थी कि दो लेजर्स मेंटेन हो रहे हैं, क्लैरिफिकेशन यहाँ पे मिल जाती है। इसके बीच में जितनी भी ट्रांसफर्स तुम्हें नजर आ रही है ना, ये इन्वेंट्री लेजर्स की हैं, ये फाइनेंशियल लेजर्स में कभी रिफ्लेक्ट नहीं होते, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर सेल रिटर्न हो जाए तो क्या एंट्री है, तो सेल रिटर्न डेबिट और डेटर्स क्रेडिट है, और साथ ही इन्वेंट्री लेजर में ट्रांजैक्शन, ये जो एंड पे मैंने ब्लू की थी, ये देखो यहाँ पे क्या कहता है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट, यानी वापस कस्टमर ने मुझे सेल रिटर्न बुक करवा दी तो मैंने उसको वापस इन्वेंट्री लेजर में अपने फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के तौर पे प्रेजेंट कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये अब बीच की ट्रांजैक्शंस जो है ना उसकी एंट्रीज बता रहा है। ये देखो, जब तुम गुड्स इशू करोगे रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस में, क्या एंट्री पास करोगे, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, इस वाली एंट्री की बात हो रही है, ठीक। इसी तरह से जब रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वापस स्टोर में रिटर्न की जाएगी तो इशू रिटर्न बुक हो जाएगा, यानी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट ये वाला, ये, और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। फिर इसी तरह से फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, यानी कि जो वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स आपके फिनिश हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, उनको कहाँ से निकाला जाएगा, दिस एंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। तो ये आपको नजर आ रहा है जी, थर्ड लास्ट एंट्री है। अच्छा, एक सेकंड लास्ट एंट्री भी यहाँ पे है, थोड़ा सा आगे जाके भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, अभी भी डिस्कस कर सकते हैं, और वो है शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री। एक इन्वेंट्री थी जो कि आप ठीक है अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे थे, अचानक से आपको स्टॉक टेक के दौरान पता चला कि यार कुछ इन्वेंट्री है ही नहीं, कोई निकाल के ले गया। मैंने सीसीटीवी कैमरे ही नहीं लगाए हुए थे, या क्या लोग लगाए हुए थे, जो बंदा सीसीटीवी पे था वही, उसको नहीं पता था क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा, तो कुछ इन्वेंट्री शॉर्ट है। मेरी किताबों के मुताबिक 50 यूनिट्स थे, लेकिन जब फिजिकल काउंट किया तो 45 हैं। मुझे पता है 5 की ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, लॉस स्ट्रेट अवे। तो उसको मैं क्या करूंगा, मैंने अभी तक अपनी बुक्स में क्या बनाया हुआ था, उसको एसेट बनाया हुआ था, इन्वेंट्री बनाया हुआ था। तो अब मैं क्या करूंगा, उतनी अमाउंट इन्वेंट्री से निकाल के कहाँ चार्ज कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आउट कर देंगे। इसके दो अंदाज हैं, चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दो, चाहे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी डेबिट कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स ने भी अल्टीमेटली किस में जाना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। सो उसकी एंट्री सेकंड लास्ट तो में नजर आ रही है, क्या है, रिकॉर्डिंग शॉर्टेज या लॉस ऑफ इन्वेंट्री आइडेंटिफाइड कब, एट पीरियड एंड। तो एंट्री क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट है। वो भी आ सकती है, मिस तो दोनों हो सकती हैं। अगर फिनिश गुड्स को उठा के ले गया तो क्या क्रेडिट होगा, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट।
वर्क इन प्रोसेस निकालना मुश्किल है क्योंकि वो किसी मशीन के अंदर होगा, ठीक है। तो इसके अलावा एक और एंट्री है आखिरी वाली, वो अभी रुक जाएं, वो NRV, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, वो अभी जब वो पढ़ेंगे तो फिर हम उस पर बात कर लेंगे। तो सर जी ये जो ख्वाब गफलत में थे, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को पहली बात तो समझ लें कि यहाँ पे ट्रांजैक्शंस बुक कैसे होती हैं, एक चीज़। उसके बाद हम इस चीज़ को देख लें कि क्योंकि आगे एक पूरा चैप्टर है और वो है कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। यहाँ पे जो हमने इतनी लंबी तमहीद बांधी है, इसका हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमें पहले तो स्कीम ऑफ एंट्री सारी समझ आ गई है, क्योंकि हमने बाय द एंड इस चीज़ को समझना था कि एंट्रीज़ क्या पास होनी है। आगे हमारी पास्ट पेपर्स में टेस्टिंग भी हो चुकी है डिटेल में, जिसमें वो FIFO और वेटेड एवरेज के अंदर रहते हुए इन्हीं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में उसने इन्वेंट्रीज़ की एंट्रीज़ करवाई हुई हैं। तो ये भी समझ लें, और वो जो कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन का चैप्टर है उसकी हमारी बेसिस स्ट्रांग हो जाए, तो वहाँ का भी काम हमने यहाँ पे काफ़ी हद तक कर लिया। और फिर दूसरी बात, हम चूँकि आदी होते हैं उमूमन क्या बनाने में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमें इसी चीज़ की रिफ्लेक्शन टी अकाउंट्स में नहीं नज़र आ रही होती। तो इसका भी ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे मीट हो गया कि ये चीज़ इन्वेंट्री के टी अकाउंट्स में कैसे बुक हो रही होती है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। कल हम एक सवाल इस पे देख लेंगे और फिर हम इन्वेंट्री, कल का एजेंडा सुन लें, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स कौन से हैं? FIFO, वेटेड एवरेज। और फिर हम स्टॉक लेजर कार्ड से भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा लेंगे। फिर एंड पे हमारा एरिया होगा लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV वाला एरिया। ठीक है, चलें कल मिलते हैं।